अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। कल गवर्नमेंट अपने बिल्स पास कराने में कामयाब हो गई। तो सवाल नंबर 1, क्या ईवीएम्स अगले इलेक्शंस में इस्तेमाल होंगी? 2, क्या ऑपोजिशन उसके नताइज मानेगी? तीसरा, जो बैन अल-अक़वामी या इंटरनेशनल वोटर्स हैं या ओवरसीज पाकिस्तानी वोटर्स हैं, माफ़ी चाहता हूँ, उनके बारे में ऑपोजिशन का क्या है? बहुत से इशूज़ हैं। उसके अलावा भी एक एफिडेविट भी आया जिसे हम शाहिद खाकान भाई साहब, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन शायद साहब, आपसे बात करने से पहले अगर इजाज़त दें तो राना शमीम साहब, उनके साहबजादे अहमद हसन राना हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। राना साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब आपकी वाले साहब से बात हो गई है, अब आप कुछ ज़्यादा बेहतर चीज़ें बताने की पोजीशन में हैं आज? देखिए जी, मेरे वालिद साहब ने मुझे मैसेज भेजा है आज कि मैंने एक बोल का चैनल का कल शो किया था। उसके बाद उन्होंने मुझे कह दिया कि जी इनफ ऑफ शो डन्स नाउ जी, नो मोर फर्दर कमेंट्स। हम अपना जो जवाब बनाएंगे उसमें सारे शवाहिद और हर चीज़ जो लिखनी है हम लिख देंगे, और जो एविडेंस हमने रोकनी है फॉर इंक्वायरी वो हम रोक लेंगे। वो उस स्टेज पे फाइल की जाएगी जब इंक्वायरी कोई शुरू होगी, जुडिशल इंक्वायरी या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। ये दुरुस्त फरमाया आपने, लेकिन मसला ये कि सबसे पहला सवाल तो देखें, एक तो कोर्ट ने कहा बादी नजर में जाली लगता है ये एफिडेविट, वो ज़ाहिर है वो तो आप करना पड़ेगा एफिडेविट, या उसके कंटेंट्स क्या किस हद तक ठीक है, लेकिन दो लोगों के दरमियान गुफ्तगू का एविडेंस क्या हो सकता है आपके ख्याल में? देखें जी, ये तो पीएमएल नून वाले बता सकते हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनके पास कोई एविडेंस है। अब मुझे नहीं पता कि क्या एविडेंस है, लेकिन मेरे वालिद साहब ने तो बड़ा स्ट्रांगली बोला था कि जी ये हुआ है, मैं उसका विटनेस हूँ, और अगर मुझे एविडेंस देनी पड़ी तो एज मैं विटनेस भी बनूंगा। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो मैं दे सकता हूँ ना, तो फिर मैं काउंसिल नहीं रहूंगा, फिर मैं एज ए विटनेस कोर्ट में अपीयर होऊंगा अगर जरूरत पड़ी। तो क्या एविडेंस हो सकता है आपके ख्याल में? ऑडियो वीडियो टेप को नून गुफ्तगू दो लोगों के दरमियान, नून के पास एविडेंस कैसे होगा? आपके साथ एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बैठे हैं, ऑनरेबल एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बैठे हैं, उनसे पूछ ले, वो उनके पार्टी के मेंबर है, उनके पास कोई वीडियो ऑडियो है, कोई ऐसी है, उनसे पूछें। आपकी को खबर है इस तरह की ऑडियो वीडियो की? नहीं, मेरे पास नहीं है ना, मुझे आपने ही बताया था या किसी चैनल पे किसी ने बताया था कि पीएमएल नून वालों ने कहा अभी तो हमने ऑडियो और वीडियो लीक्स भी करनी है, उसमें बहुत एविडेंस है, तो वो लेट्स सी क्या एविडेंस है वो बता दें। खाकान अब्बासी साहब बैठे हैं, मैं पूछ लेता हूं उनसे। मैं सिर्फ आपसे, क्योंकि 2-4 चीजें वालिद साहब ने आपको मना किया, लेकिन क्या आपकी जो गुफ्तगू उनसे हुई, ये एफिडेविट नोटराइज लंदन से, क्योंकि 2-3 सवाल थे जो कोर्ट ने आपसे पूछे थे, तो जाहिर है उसका जवाब आपको देना पड़ेगा कि क्या लंदन से क्यों नोटराइज कराया इसको, एक, और क्या लंदन में मियां साहब से मुलाकात हुई इस दफा जब गए वालिद साहब? देखिए, पहले सवाल का जवाब ये है कि अगर ये चीचावतनी, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में हुआ होता तो कैसे कंटेंट चेंज हो जाते? आई थिंक इसकी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस चेंज हो जाती, क्योंकि लंदन जाकर कराने में और पाकिस्तान चीचावतनी में बड़ा फर्क है। और कंसर्न what impact these contents would have on the political scenario which is going to take place in future. I think you should be more concerned about क्या that. पॉलिटिकल सिनेरियो? आपको लगता है कि पीएमएल एंड पीटीआई की गवर्नमेंट गिर जाएगी इसके बाद? नहीं, देखें, अगर ये प्रूव हो गया कि ये सच है कि एक जज ने, एक सिटिंग जज, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑनरेबल सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट को ये बोला है, और ये प्रूव हो गया कोर्ट में थ्रू इंक्वायरी, तो मैं तो कहूंगा सबसे पहले कि आप स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अब इंक्वायरी जल्दी करवाएं, जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। कि अगर पता चला तो फिर आपको पता है, आपको याद है जावेद हाशमी साहब ने एक बात की थी जब उन्होंने पीटीआई छोड़ी थी, जब धरना था, कि उन्होंने कहा था कि जी एक जज ने हमें एश्योरेंस दे दी है। अब वो कौन से जज थे, नाम तो उन्होंने आज तक नहीं बताया, कि जिन्होंने कहा था कि आप अश्योर हम करते हैं कि हम नवाज शरीफ साहब को डिसमिस कर देंगे, और उन्होंने कहा था मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ, असूली मौकफ पे उन्होंने पार्टी को पीटीआई को छोड़ा। नए जज थे ना साकिब निसार साहब, तो 2 चीफ जस्टिस के बाद ही बिकेम द 3rd चीफ जस्टिस। लेकिन उसको छोड़ दे फिलहाल। मुझे एक बात बताएं, मैंने आपका एक और इंटरव्यू भी सुना, एक दो साल पहले, 2 दिन की होती है, ये 2-4 साल पहले की भी हो सकती है। हाँ, लेकिन वो तो खैर बना था ना, ये तो एक सवालिया निशान उठ गया। अब अगर ये प्रूव हो गया तो फिर ये भी होगा कि बेनिफिशियरी कौन था बेनिफिशियरी, उसका कौन डिसमिस हुआ था? पीएमएल नून तो बेनिफिशियरी नहीं थी, नवाज शरीफ साहब तो बेनिफिशियरी नहीं थे। इस एफिडेविट की बेनिफिशियरी तो मियां नवाज शरीफ साहब है, मरियम नवाज शरीफ साहब है ना, तो अगर नहीं प्रूव हुआ तो इसका मतलब तो यही होगा कि वालिद साहब ने उनके कहने पर दी है। नहीं, देखिए, मेरे वालिद साहब का तो एक जमीर है, वो जागा है, आप लोग तो उन्हें क्रेडिट जमीर तो या जागा रहता है या देर से जाग, चलो देर से भी जाग गया, कोई गल नहीं। ये जहाद कर रहे मेरे वालिद साहब, और मैं उनकी जहाद में उनके साथ हूँ। ये जहाद है भाई। काशिफ साहब, आपने कभी सुना था कि किसी ने ऐसी बात की? आज तक 8-8 साल गुजर जाते हैं, वो तो अलाइव हैं, जिंदा हैं। आप उन्हें कोर्ट में क्रॉस एग्जामिन करें ना।
ठीक हो आप गया। एविडेंस रिकॉर्ड करवाएं, इंक्वायरी जल्दी करवाएं, ये कंटेम्प्ट की पिटीशन तो खत्म करें और इसको भेजें, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल बनाएं। सर लंदन में मुलाकात हुई है मियां साहब से उनकी अभी? देखें ये क्या बात है कि मुलाकात नहीं हुई, अगर हुई भी है और नहीं भी हुई तो क्या फर्क पड़ता है? मैंने अगर हुई है तो फर्क पड़ता है सर। नहीं, व्हाई, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक अगर मुलाकात हुई है और नहीं भी हुई? आप मुझे बताएं कि मुलाकात हुई है, मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब मकसद काशिफ क्या है। साहब, नहीं काशिफ साहब आप बताएं कि व्हाट डिफरेंस डज इट मेक इफ वी मेट और नॉट मेट? आप मुझे यह बताएं कि मुलाकात हुई है, मैं आपको बताऊंगा इससे फर्क क्या पड़ेगा। अगर मैं कहता हूं नहीं हुई फिर बताएं, और मैंने कहा हुई है तो फिर क्या होगा? दोनों बता दें। चले मैं इफ्स एंड बट्स की बात नहीं कर रहा ना, अगर हुई है तो बताएं। तो हुई है फिर मैं आप खुद ही बट्स, मुझे तो पता ही नहीं कि मीटिंग हुई है नहीं हुई, तो आप बार बार एक ही चीज खरीदने की कोशिश कर रहे हैं काशिफ साहब। लास्ट प्रोग्राम में भी आपने यही किया था, मुझे वालिद साहब ने नहीं बताया। यार आपके वालिद साहब आपको बताते कुछ नहीं। मैंने तो, मेरी तो घर में चलती नहीं भाई, मेरी बेगम मुझसे नाराज है, मैं तो रोड पे निकला हुआ सोच रहा हूँ उसे मनाऊं कैसे। हाँ, आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, आप मेरी बेगम को मना सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं मेरी बेगम को मनाने में। एक काम मेरी मथे मत पाओ, एक आधे मिनट का गाना सुनाना चाहता हूँ, मेरी बेगम मान जाएगी प्लीज। सर नहीं गाना नहीं है, देखिए नेशनल टेलीविजन है, इसके ऊपर नहीं करे। आखिर में ये बताएं, क्या आपको मैंने कहीं सुना, आपने कहा कि मेरे वालिद साहब, सर एक सेकंड सुने आखिरी बात कर लें उसके बाद चलते हैं, क्योंकि आपके वालिद साहब ने आपको मना किया कुछ। आपने कहा वो सदर पाकिस्तान बन सकते हैं, ये बात ठीक है? वो बन सकते हैं? जी बिल्कुल बन सकते हैं, क्यों नहीं है। वो चीफ जस्टिस तो रह चुके हैं, चीफ जस्टिस सेकंड पोजीशन है, तो उनके पास बना सकता है। क्यों नहीं बना सकती? पीएमएल नून के वो एक रुकन रहे हैं एक जमाने में, पीएमएल नून ने बना सकती है, क्यों नहीं बना सकती? कोई रोक सकता है? क्या मियां साहब ने उनको कहा है कि वो बन सकते हैं, बनाएंगे उनको? नहीं, इस चीज का कुछ नहीं पता मुझे, ना उन्होंने बताया। इससे पहले दो लोग, एक साबिक सदर रफीक तारड़ साहब, एक सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब, गवर्नर सिंध रहे मुस्लिम लीग नून के, दोनों को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी थे। आपको याद होगा कुछ किया था जिसकी वजह से ये पोजीशंस उनको मिली थी। आपको लगता है कि आपके वालिद साहब को ये पोजीशन मिल सकती है? अच्छा, तो ये पोजीशन तो मेरे वालिद साहब को 2 साल पहले भी मिल सकती थी। कैसे? अगर मेरे वालिद साहब 2 साल पहले ये बोल देते तो पीटीआई तो गवर्नमेंट में ही नहीं आती, पीएमएल नून गवर्नमेंट में आ जाती और मेरे वालिद साहब आराम से प्रेसिडेंट बन जाते। 2 साल पहले क्यों नहीं बोला उन्होंने? देखें, ये तो आपको मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बोला है कि कितनी निटी-ग्रिटीज इन्वॉल्व है काशिफ साहब। कोई बच्चे के बारे में आप बात कर रहे हैं, किसी चपरासी के बारे में बात कर रहे हैं। नथिंग न्यू हैज हैपेंड ब्रदर। एक चीज उन्होंने सुनी, उसको वो 2 साल पहले भी बता सकते थे, 2 साल बाद भी बता सकते थे। उन्होंने 2 साल खामोश रहने का, 3 या 4 साल खामोश रहने का फैसला किया। अब अगर ये बात आपको करनी पड़ती तो आपके जितने बाल रह गए वो सारे उड़ जाते, सोच के ही, विथ ऑल डी रिस्पेक्ट। आप जरा सोचे ना, क्या बात है। इसमें तो गवर्नमेंट गिर जाएंगी, ये स्टेटमेंट प्रूव हो गई तो, ये एफिडेविट प्रूव हो गया तो इंशाल्लाह। हाँ, लेकिन आपकी ये स्टेटमेंट अदालत में मुस्लिम लीग ने पेश नहीं की है, ये आप जानते हैं? नहीं, तो मुस्लिम लीग ने तो पेश नहीं की, लेकिन वो लीक हो गई है, वो तो आ गई है। मेरे वालिद साहब ने ये तो बोल दिया है कि आई एम स्टैंडिंग बाय माय स्टेटमेंट। ये स्टैंडिंग, वो कहना मैं जहाज पे निकल पड़ा हूं, तुमने मेरा साथ देना है कि नहीं? मैंने कहा जी मैं अपने वालिद साहब इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूं। ठीक है, और अगली पेशी पे जाएंगे अदालत में वो? जी बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। मैंने आपको पहले भी बोला था इंशाल्लाह 26 को हम बिल्कुल जाएंगे, बड़े दबंग स्टाइल में जाएंगे इंशाल्लाह। और जाके कोई, आप कह रहे हैं एविडेंस कोई देंगे या खाली उनकी स्टेटमेंट ही उनका एविडेंस है? काशिफ साहब थोड़ा तो सब्र रखें, आपको मैं जवाब, अच्छा चलें ये मैं प्रॉमिस कर देता हूं, जब कॉपी फाइल हो जाएगी सबसे पहली कॉपी मैं आपको खुद ही व्हाट्सएप करूंगा, आप मेरे पास अपना नंबर भेज दें, मेरे पास आपका नंबर नहीं है। वो तो हो जाएगी सर। एक डेफेमेशन भी आप करने लगे, किसको डेफेमेशन करने लगे अभी आप? जी, फैसल वाडवा साहब पे वो तैयार हो जाए, उन पे सैटरडे संडे को मेरे लॉयर हैं कमर अजवल साहब, उनको मैं ऑथोराइज कर रहा हूँ, वो मीडिया पे भी आके बता सकते हैं अगर आपने उनसे स्टेटमेंट लेनी हुई, क्योंकि वो संडे को ड्राफ्ट करेंगे और इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे को फैसल वाडवा साहब को ये मिल जाएगा लीगल नोटिस। बिल्कुल, एक अरब का। बहुत शुक्रिया राना साहब। वालिद साहब से गुफ्तगू होगी, लेकिन कुछ भी बताने से अभी भी उनको मना किया गया। ये जो एफिडेविट आया है 3 साहब, आप तो ज़ाहिर है ये सारा कुछ तो आप देख ही रहे होंगे शायद साहब। नहीं, मैं टीवी में बताया सर क्या करो पापा, ये सब पॉलिटिशियन, हाउ कैन यू से आई नो व्हाट्स यकीन करो। बट यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस। जी किस बात का? ये आपने कहा कि एफिडेविट आया तो उसका जवाबी एफिडेविट मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, दो तीन इस पे कर चुका हूँ, आज भी बात की है इस पर। एफिडेविट आ गया, बात खत्म हो गई है। आगे देखें। आगे क्या देखें? आगे इस पे कुछ करना है या नहीं करना? सर एफिडेविट तो अजहर खान केस का भी आया था। नहीं आया था ना, तो आपने क्या किया?
आपने क्या किया? नहीं, हमने क्या किया अब सबके सामने है, बात सबके ये सामने है कुछ नहीं किया जी। नहीं, कुछ तो अभी कर लें। मैं बात ये कर रहा हूँ कि अगर ये इसको संजीदा मामला नहीं समझते तो ठीक है, कुछ ना करें। मामला तो संजीदा है। नहीं, अगर मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ कि हमने इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को अकामे की फीस ना लेने पे निकाल दिया था, सो मोटो नोटिस लेकर। ट्रायल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट था। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर बराह रास्त फर्स्ट हैंड विटनेस के तौर पर एक गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस ने इल्जाम लगाया है। उसको हम तारीखी नजर कर दें, तारीखी नजर, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या करना? मैं तो समझता हूँ ये बड़े डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं मुल्क के अंदर। क्या करना कि बना ले, एक कमीशन बना दे, सबकी बात सुन ले, अवाम के सामने अवाम को बताएं बातें हुई हैं या नहीं हुई। एक इनमें से झूठ बोल रहा है, या चीफ जस्टिस पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, या चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान झूठ बोल रहा है। इसको आपने लोगों ने क्यों नहीं अदालत में जमा कराया? अभी जो हेयरिंग, मैं सारे अदालतों में फिरते रहे इस मुल्क में। पार्लियामान क्यों नहीं चलती, अदालत में चले जाए। कानून गलत की अदालत में चले जाए। आज काशिफ भाई साहब ने ये कह दिया, अदालत चले जाए। सर आपकी मुलाकात है राना साहब से? नहीं, याद नहीं पड़ता, कोई कहीं हुई होगी, मुझे याद नहीं है। यू नो, आई एम श्योर। देखिए, मैं किसी के बयान हल्फी पर सवाल नहीं उठा सकता। नोबडी कैन, नोबडी शुड। बयान हल्फी दे दिया ना, उन्होंने अपना काम कर दिया है। अब आपका काम है जो भी उसको देखना चाहता है। और मैं तो अदलिया से ही उम्मीद रखता हूं। ये करना क्या चाहिए? ये इम्तिहान अदलिया का है। करना क्या चाहिए? ये अदलिया जानती है। जो अदलिया सुओ मोटो पावर रखती हो और एक्सरसाइज करे और कंटेम्प्ट के मामलात को बड़ी सीरियसली लेती हो, तो ये मामला इन सब मामलात से बढ़कर है। ये बराह रास्त एक चीज, बट अदालत समझती है कि ये स्लैंडर है। उन्होंने कहा ये जाली है। अतर मिल्ला साहब ने ये कहा, अगर आप हेडलाइन, ये उनको ओपिनियन है। मैं उन्होंने उनसे कहा कि बादी नजर में जाली है। जिस वकील जाली है, जिस जज से गुफ्तगू, सुन ले जाली है, जिस जज से गुफ्तगू होने की बात हो रही है, मैं ये नहीं जानता। अब ये तो आउटकम जाहिर दो लोग जानते हैं। अब इस केस में मैं बताऊं सबसे पहले होगा क्या। एक जज साहब ने एक सुनी सुनाई बात को एक एफिडेविट की का क्या, सुनी सुनाई नहीं, उनके सामने हुई गुफ्तगू एफिडेविट की सूरत में सामने रखते हैं। अदालत में मामला गया है, कंटेम्प्ट नोटिस है, वो कहेंगे साबित करें इसको। अब जाहिर है जो गुफ्तगू मेरी और आपकी किसी लॉन में बैठ के हुई है, ना आप साबित कर सकते हैं ना मैं साबित कर सकता हूं। अगर मैं कहता हूं शाहिद साहब ने मुझे ये कहा, आप कहेंगे साबित करें, मैं साबित कैसे करूं? बात तो आपने मुझे कही। उसके तरीके होते हैं। उसका मुझे तरीका बताओ। उसका तरीका है, फोन रिकॉर्ड चेक कर ले, टेलीफोन रिकॉर्ड चेक कर ले, देखें। वो जज साहब पाकिस्तान में नहीं थे उसने। मैं नहीं थे तो पता चल जाएगा ना। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ, रजिस्ट्रार मौजूद हैं, उनका नाम आया, पता चल गया। अदालत में ये कहा गया उस दिन चीफ जस्टिस की तरफ से कि जस्टिस साहब तो पाकिस्तान में नहीं थे। कहते हैं दोनों पाकिस्तान नहीं थे तो पाकिस्तान से बाहर भी टेलीफोन में बात हो सकती है ना। टेलीफोन में बात हुई है, कोई ज़ाती सामने आमने सामने तो नहीं हुई ना। मैं ये कह रहा हूँ कि इसके हकायक तो देख लें। सर, अगर व्हाट्सएप कॉल हो तो कैसे चेक करेंगे? मैं नहीं चाहे पता चलेगा ना। अगर पता चलेगा रजिस्ट्रार को फ़ोन हुआ है, उसको डायरेक्शंस दी गई हैं, रजिस्ट्रार जिंदा होगा, उससे बात हो सकती है, टाइमिंग्स चेक हो सकते हैं। और फिर एक शख्स ने कह दिया है, आप उसको फ्रॉड करने में अंदर कर दें। यार तुमने फ्रॉड किया है, तुमने चीफ जस्टिस, इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर। ये देखिए, कुछ तो करना पड़ेगा ना इसको, वरना इसको भी नजर कर दें जो हम टोकरी में डाल देते हैं। 3 साल बाद लंदन जाना, लंदन से उसी जगह से नोटराइज कराना, सच बात भी हो, एक एंगल सुन लें। फर्ज करें वो सच कह रहे हैं, यार मेरे पास तो कोई तरीका नहीं साबित करने का सच है या गलत बयानी। सो आई एम श्योर, देखिए ना मैं कर सकता हूं ना आप कर सकते हैं। हम सारा दिन बातें करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो कहती है कि झूठ है, लेकिन चलें, इन्होंने ये एफिडेविट देना था। लेट्स अस्यूम 3 साल इंतजार किया, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लोग 3 साल क्या 10 साल बाद भी आके बात करते हैं, दैट्स ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। द ओनली क्वेश्चनेबल थिंग इज कि जाते हैं लंदन जाके उसी जगह से नोटराइज होता है जहाँ मियाँ साहब की रिपोर्टें नोटराइज होती, जबकि ये पाकिस्तान बेस्ड हैं, पाकिस्तान में करा सकते हैं। इनके साहबजादे ने पिछले इंटरव्यू में कहा कि लंदन में मुलाकात भी होती है मियाँ साहब से। पिछली मुलाकात तो हुई, इस दफ़ा तो कह रहे हैं जी मुझे नहीं पता हाँ या ना, मैं क्या सो अगर मियाँ साहब, मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ, साबिक वज़ीर आज़म एक साहब लंदन जाएं, फर्ज करें साबित हो जाए कल क्योंकि मियाँ साहब से मुलाकात भी है, एक लिख के दें बयान हल्फी के मेरी मियाँ नवाज शरीफ से कोई, या मियाँ साहब लिख के दे दें मेरी से कोई मुलाकात नहीं हुई। अगर मुलाकात हुई हो,
उन्होंने बंदा भेजा हो, साथ जाओ, इसको नोटराइज करा के लाओ, आपको लगता है फिर भी ठीक है? मैं आपसे सवाल कर देता हूं कि क्या मियां साहब से मुलाकात करने पर इस बयान हल्फी पर को फर्क पड़ता है? आपके ख्याल में नहीं पड़ता? मैं आपसे सवाल का आप कह दें, क्या उसी बात पर, उसी शख्स से नोटराइज कराने पर जहां मियां साहब ने भी नोटराइज कराया हो, को फर्क पड़ता है? जो आपने बात की है कि वो मियां साहब से मिले, उन्होंने कहा कि जनाब मेरे ज़मीर पे बड़ा बोझ है, उन्होंने इतराफ़ किया उनके सामने, मैं अब आप लोग बात की है ना, उन्होंने कहा ठीक है आप बयान हल्फी लिख कर आप नोटराइज करा के दे दें, वो आ गया। इससे मैं नहीं समझता हूं कि कोई फर्क पड़ता है उस बयान हल्फी पर। ना मियां साहब साहब मिलना कोई जुर्म है, मैं गुजारिश करता हूँ। अगर आप इजाजत दें मैं आपसे इत्तेफाक जी, अगर ये कंटेंट्स ठीक हैं जी, फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये जरूर है कि किसी ने पुश किया, लेकिन फिर भी अगर सच है तो सच है। एक जज को एक दूसरे जज को फोन करके किसी चीज को इन्फ्लुएंस करने की, लेकिन अगर दूसरे जज साहब ने इसको डिनाई कर दिया, अब ये कहते हैं आप साबित करें, बारे सबूत आप पर, आपने ये इल्जाम लगाया साबित करें, और उस सबूत साबित करने के पूरे प्रोसेस में ही पता चलता है जज साहब लंदन गए, मियां साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने नोटराइज करने के लिए अपना मुंडे नू नाल हुसैन नू कहा जाके जरा नोटराइज तो करा के लाइए बयान, हाँ ये बयान ठीक है, वो वापस आए। अब साबित नहीं कर पा रहे आप कुछ भी, लेकिन जब ये कनेक्शन, अगर ये सारा कनेक्शन बन गया, फिर क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। सो एक जज, एक सिटिंग जज के ऊपर इल्जाम लगा दे, अगर चल गया तो चल गया, नहीं चला तो लगाया ना। अगर मैं आपने सिटिंग जज में इल्जाम लगाया, मैं आपने जो बात की उसको आगे बढ़ा देता हूं ना, मैं आपको डिस्प्यूट नहीं करता आपकी जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं, कि मैं ये पहले भी हो चुका है अरशद मलिक के मामले में, कि एक जज है, उस पर एक वजन है, वो कहता है यार मेरे सामने चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये काम किया है, ठीक है, वो नोटराइज करा के स्टेटमेंट दे देता है। मियां साहब को मिला हो ना मिला हो, उस नोटरी पब्लिक से कराई हो ना कराई को फर्क नहीं पड़ता। उसने एक बात हल्फिया बयान कसम उठाकर दे दी। लेकिन अगर मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इसमें दो सूरतें, अगर तो सच साबित हो जाए फिर तो ये चीज थोड़ी सी बहुत ज्यादा इमटेरियल हो जाती है, मुलाकात हुई नहीं हुई, एक जगह से नोटराइज हुआ या नहीं हुआ। लेकिन अगर ये साबित नहीं होता तो फिर ये सारी चीजें रेलेवेंट हो जाती हैं कि क्या अदालतों को स्कैंडलाइज करने की एक पूरी कोशिश लंदन में एवनफील्ड अपार्टमेंट में बैठ के हुई या नहीं हुई? स्कैंडलाइज की है यार, ये स्कैंडलाइज नहीं है सर, ये स्कैंडलाइज नहीं है, ये स्कैंडलाइज नहीं है। एक शख्स ने हल्फिया बयान दिया है, वो चीफ जस्टिस रहा है, मेरी बात, एक गिलगित मेरे सामने एक और हल्फिया बयान है, दिस इज आल्सो एन एफिडेविट। एफिडेविट है अरशद मलिक साहब का जी। उस एफिडेविट में ये कह रहे हैं कि मुझे रिश्वत की ऑफर की आप लोगों ने। उसमें ये कहते हैं कि नासिर जंजुआ मुझे लेकर गए, उन्हें कहा कि मियां नवाज शरीफ के हक में फैसला देना है। 500 मिलियन की ऑफर की गई, 100 मिलियन यूरोस का और 20 मिलियन जो इक्विवेलेंट है, उन्होंने कहा गाड़ी में पड़ा है। मेरे लिए अपना फ्यूचर सिक्योर करने का एक सुनहरी मौका था, मैंने इनकार किया। नासिर जंजुआ ने मुझे मुल्तान वीडियो दिखाई, जो कि वो डॉजी वीडियो जिसके बारे में बड़ा जिक्र होता था कि ये वीडियो उनको दिखाई। उन्होंने कहा मुझे ये वीडियो दिखाने के बाद उन्होंने मुझे प्रेशराइज किया, ब्लैकमेल किया कि नवाज शरीफ के हक में बयान दो। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे धमकी दी गई। फिर मैं जब उम्रा करने मदीना गया तो मदीना में मुझे हुसैन नवाज से मिलाया गया, उसने मुझे धमकी दी, थ्रेटनिंग टोन में आवाज की, 500 मिलियन का कहा, कैनेडियन नेशनैलिटी का कहा। मुझे बताएं, ये भी एक हल्फिया बयान है जो आपके खिलाफ। कार्रवाई करे ना, आप इसको अपने हक में इस्तेमाल करते हैं। कार्रवाई मैं क्यों हक में कोई बात नहीं इस्तेमाल करना चाहता। आपने कहा बयान हल्फी आ गया, बयान हल्फी दे दिया, इसका जवाबी बयान हल्फी आना चाहिए मियां साहब और हुसैन की तरफ से कि हमारी मुलाकात ही नहीं हुई। पूछ लेना। किससे? आप ही से पूछो। आप नहीं, मुझसे ना पूछे, जिनके नाम आए उनसे पूछ ले। जज अरशद मलिक को इन्वेस्टिगेट किया लाहौर हाई कोर्ट ने और नौकरी से निकाल दिया। अगर ये बयान हल्फी था तो जज अरशद मलिक बयान हल्फी देता हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट समन कर लेता मियां नवाज शरीफ साहब को, हुसैन नवाज साहब को, जो भी दीगर नाम इसमें लिखे हुए हैं बुला ले। ये होना चाहिए, मैं तो इसके हक में हूं। आपने लेकिन यहाँ पे फिर चीफ जस्टिस, लेकिन आप तो कहते हैं कि साकिब निसार साहब को जवाबी बयान हल्फी देना चाहिए। अब इसके जितने कंटेंट है इसके जवाब में जवाबी बयान हल्फी बिल्कुल मांग ले, जवाबी बयान हल्फी आप ही कहते हैं ना। नहीं, मैं तो मेरा नाम हो तो मैं बयान दे देता हूँ। आपका नाम तो अगर आप मुझसे बयान हल्फी चाहते हैं मैं दे देता हूँ, लेकिन मेरा नाम नहीं है। जिनके नाम है मांग लेना। ये बयान हल्फी किसको दिया? हाई कोर्ट को दिया गया ना। किसको दिया है? जी। तो हाई कोर्ट ने ये बयान हल्फी देखने के बाद अरशद मलिक को नौकरी से निकाला है।
और वो एक जज नहीं थे। क्योंकि उन्होंने अपने जो जज का स्टैंडर्ड्स हैं, जो उन्हें करना चाहिए था, इसको रिपोर्ट करना चाहिए था वगैरह, उन्होंने नहीं किया। मेरे भाई ये बड़ी सीरियस बात है कि अगर एक Politician से मुलाकातें की। केस में इंटरफियर किया जा रहा है ठीक। किसी शख्स की तरफ से और मुल्जिम की तरफ से, तो बड़ा सीरियस बात है, इनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। सब इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, बात आपकी ठीक है, मैं इस बात के हक में। लेकिन मसला यह है कि इस मुल्क की एक हिस्ट्री रही है ना, इस मुल्क की तारीख रही है कि जजेस को इस्तेमाल किया गया है, कभी बेंचेस के खिलाफ, कभी कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्प्लिट लाने के लिए, और उनको रिवॉर्ड भी किया गया। ये तारीख है ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ ट्रूथ कमीशन बना दे, हकायक सामने आ जाएंगे। आप सच बोलेंगे? मैं बिल्कुल बोलूंगा। चलें बोलें, मैं आवाम के सामने बोलने को तैयार हूं। साहब क्या ब्रीफ केस लेके क्वेटा गए थे? नहीं गए थे। वैसे ही उनको सुप्रीम कोर्ट का, उनको सदर पाकिस्तान बना दिया था। तारड़ साहब एक काबिल आदमी थे, एक जज थे, एक ऑनेस्ट आदमी थे, इंटेग्रिटी वाले आदमी थे। आज भी उनके बारे में किसी से पूछ लें। सैयदुल्लाह सिद्दीकी साहब ने भी आपका कोई काम आपके सैयदुल्लाह सिद्दीकी साहब मेरी वाकफियत नहीं थी। चीफ जस्टिस रहे? नहीं चीफ जस्टिस, मैं किसी चीफ जस्टिस को मेरी जिंदगी में, क्यों गवर्नर सिंध, मेरी जिंदगी में एक चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई, उनका नाम साकिब निसार। नहीं, मैं रहने जो भी था। क्यों? ये तो पब्लिक मुलाकात थी, आपने मुझसे छुपके की थी। और जी पब्लिक मुलाकात थी और मैं रिपोर्ट हुई थी, प्रेस रिलीज आई थी। जी मैं उस मुलाकात को रिग्रेट करता हूँ। क्यों? क्या? मैं वजूहात बयान कर दूंगा किसी दिन। आज मैं सारों को 3 साल चाहिए वजूहात बयान करने के लिए। मैं जिस शख्स को मिला मैं उसको चीफ जस्टिस के काबिल नहीं समझता। क्या ऐसा हुआ उसमें? बस उसको रहने दें। क्यों रहने दें? जो मैं कंडक्ट की बात है, जो आपके सामने कंडक्ट आया है, ना रहने दूंगा, जो आपके सामने कंडक्ट आया है, ये उस वक्त भी महसूस हुआ आपको? ये मैं बिल्कुल आपको इस बात पर यकीन कर सकता हूं कि ये चीज हुई है। मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है इस मुलाकात, इस जो ये राना शमीम साहब ने। लेकिन आपकी अपनी मुलाकात में ऐसा क्या हुआ जो आप रिग्रेट कर रहे हैं? मेरी एक परसेप्शन है, मेरी एक इंप्रेशन है। उन्होंने कोई आपको इस तरह की डॉजी बात की? मैं उस बात को रहने दें। मैं देखें, एक शख्स है, वो जवाब नहीं दे सकते, यहाँ पर मौजूद नहीं, यहाँ बैठे हो, मैं सामने बात। उन्होंने दिया भी इसका जवाब एफिडेविट का? बहरहाल वो बात रहने दीजिए। बहरहाल मैं मुतासिर नहीं था, मैं ये कह दूंगा, मैं कुछ ज्यादा मुतासिर नहीं था। कोई ऐसी वैसी बात कंडक्ट से मैं रहने दें उस इशू को। जी मैं ये देखें, मैं इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहता। उन्होंने कोई सियासी बात, ये तारीख की बातें हैं, सब रहने दें। कुछ फेवर मांगा, कोई सियासी बात? देखिए मेरा एक इंप्रेशन होता है कि जो आदमी चीफ जस्टिस हो उसका कंडक्ट क्या होता है, उसकी बात क्या होती है, उसकी सोच क्या होती है। सियासी बात नहीं करनी। मैं उससे मुतासिर नहीं था इस बात से। मैं ब्रेक देके आपको सोचने का टाइम दे रहा हूं। नहीं मैं सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको जो बयान करना था बयान कर दिया है। बाकी कोई किताब कभी लिखी तो उसमें आ जाएगा। किसी का 8 साल बाद ज़मीर जागेगा, किसी का 3 साल बाद जागेगा, किसी का 20 साल बाद जाएगा। मौका मिलता है तारीख क्लियर करने। मेरे ज़मीर पे कोई बोझ नहीं है। आपने पूछा है कि चीफ जस्टिस के बारे में, बयान कर दिया कि जिंदगी में एक से ही मिला हूं, तो बहुत था मेरे ख्याल में। क्या सवाए कोर्ट मैटर्स के उन्होंने कोई गुफ्तगू आपसे? उसको रहने, कोर्ट मैटर्स वहां कोई डिस्कस नहीं हुए। सियासी बात हुई? जो भी है बातें पहले ये पता कर ले कि मुलाकात किसके कहने पे थी। अल्लाह अकबर, आपने किसके कहने पे मुलाकात? मैं ये कह रहा हूं ना, किसके कहने पे मुलाकात की? या मैंने मांगी होगी मुलाकात, या उन्होंने मांगी होगी, या किसी और ने कहा होगा? नहीं, किसी और ने नहीं कहा। आपने मांगी थी? ये पता कर लेना। फिर आपने मांगी थी, अपना जवाब तो दे सकते। मैं नहीं देना चाहता। देखें, जो अपना जवाब तो दे दे। मौजूद ना हो, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। सर आप अभी यहाँ बैठ के इमरान खान की बहुत बैंड बजाएंगे, वो यहाँ मौजूद नहीं। मैंने कभी नहीं कहा। आप यहाँ बैठ के हुकूमत की बैंड बजाएंगे, वो यहाँ हुकूमत का कोई डिफेंड करने के लिए मौजूद नहीं। इमरान खान एक पब्लिक फिगर है, आज वो चीफ जस्टिस हैं। अदलिया के बारे में मैं बात करना नहीं चाहता, लेकिन जब अदलिया खुद इन कामों में पड़ेगी, अपने आप को एक्सपोज करेगी, तो बातें होती हैं। सर आपने एज वजीर आजम मीटिंग मांगी थी या नहीं मांगी? मैं देखें, मैं इस काम में नहीं पढ़ता ना, ये वो उनसे पूछ ले, आप सवाल करें। इसमें ऐसा कौन सा कोई आसमान नीचे आ जाएगा? मैं यही बात है ना, मैं यही बात है कि वो उनसे पूछ ले, जब वो जवाब दे लेंगे तो मैं बता दूंगा। मैं ब्रेक के बाद थोड़ा इंशाल्लाह 10 मिनट में आपके पास आके दोबारा इस सवाल का जवाब लेते हैं। बिल्कुल, आप पूछ ले। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, शाहिद खाकान भाई साहब मौजूद हैं। उनको थोड़ा सा वक्त भी हमने इसलिए कूल ऑफ पीरियड दिया था कि ही शुड थिंक कि कुछ बताना चाहते हैं कि नहीं बताना चाहते, कि किसके कहने पे मुलाकात हुई। अभी भी नहीं, ये उनसे पूछ लेना। किसी के कहने पे नहीं हुई मुलाकात। ये मैं मांग सकता हूँ बतौर वज़ीर-ए-आज़म, या वो बतौर चीफ जस्टिस मांग सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जिस तरह आप बात करें इससे तो लगता है उन्होंने मांगी थी। मैं उनसे पूछ ले। ठीक हो सर, अब चले थोड़ा सियासत पे आ जाए। कल को बहुत सारे बिल मंजूर हुए। अगर ईवीएम पे इलेक्शन होंगे आपके ख्याल में? मेरा नहीं ख्याल कभी पाकिस्तान में ईवीएम पे इलेक्शन हो सकते हैं। अगर करवा दिए इन्होंने तो क्या करेंगे? हो नहीं सकते। हुकूमत नहीं करवाती इलेक्शन, ना हुकूमत
इस किस्म की गाइडेंस दे सकती है। आइन को पढ़ने की जरूरत है। आइन कहता है कि फ्री, फेयर, जस्ट, ऑनेस्ट इलेक्शंस करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन ये कह दे कि जनाब ये ईवीएम जो है ये एक फरसूदा निज़ाम है, दुनिया में फेल हो गया है। नहीं फेल हुआ सर जी, सिर्फ 6 ममालिक में रह गया। 6 में मुकम्मल। देखिए मैं देखें, ये स्टैंड अलोन मशीन्स ये 60s 70s की टेक्नोलॉजी है। 9 में मुकम्मल है सर। उनके नाम पढ़ देना। सर अमेरिका, जी, हिंदुस्तान, सर अमेरिका में माजरत है, अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में हर स्टेट अपने तरीके से इलेक्शन करवाता है ना। नहीं है, नहीं है। 90% से ज्यादा मुल्क में ईवीएम इस्तेमाल होता नहीं, आप ये गलत बात है। 50% से ज्यादा। मैं कह रहा हूँ सिर्फ 6 ममालिक हैं। सबसे बड़ा इंडिया है, और इंडिया के रिजल्ट आज देख लें, एक एक हफ्ता 10-10 दिन लगते हैं रिजल्ट आने में। या बिकॉज वो सारे और इंडिया में आपकी तरह वो प्रोजेक्टेड नहीं देते ना सर, क्योंकि वो इतना बड़ा मुल्क है सर, ये याद रखिएगा, वो इतना बड़ा मुल्क है कि वो फेजेस में इलेक्शन कराते हैं कि आज का इलेक्शन यहां पर होगा। जो आपको याद होगा एक दफा हुआ था कि कौमी असेंबली एक दिन, सूबाई असेंबली 1 या 2 दिन के बाद, ये होता था ना पहले तो 90s में हमारा निजाम। और उसका नुकसान ही होता था कि कौमी इलेक्शन वो सूबाई इलेक्शन को मुतासिर करता था, क्योंकि इनके इलेक्शंस भी फेजेस में होते हैं। तो कहते हैं नतीजा हम देंगे आखिरी फेज के बाद, जब सारा हो जाएगा। तो उसका वोटिंग मशीन से कोई लेना देना नहीं। मैं ये कह रहा हूं उनके निजाम को देख लेना, ये पुराना निजाम है। ये जब स्टैंड अलोन मशीन होती थी, ये सिस्टम खत्म हो गया है। अब आप इंटरनेट वोटिंग पे जा सकते हैं। पाकिस्तान जो है दुनिया का बेहतरीन निजाम बना सकता है वोटिंग का, हमसे बेहतर किसी के पास नहीं होगा। लेकिन उसमें एक छोटी सी शर्त है कि इलेक्शन चोरी ना हो। उसके लिए सर, उसके लिए आपको जी नहीं, वोटिंग मशीन वो इसीलिए ना, जहां इलेक्शन चोरी होते हो ना, वहां अगर आप निजाम को डिस्टर्ब करेंगे ना, मजीद शकूक व शुबहात पैदा होते हैं। ये मसला है सर। इलेक्शन को इतना लाइट ना लें, इसलिए इलेक्शन का प्रोसेस, हमारा मुल्क इलेक्शन पे टूटा था, और हम दुनिया का वाहिद मुल्क हैं जहां अक्सरियत मुल्क की हुकूमत छोड़ के चली गई थी और हुकूमत नहीं बना सकी। बाहर के वोटर्स पाकिस्तानी जो ओवरसीज हैं, उनके ऊपर तो कोई एतराज नहीं ना आपको? नहीं, उनके पास वोटिंग का राइट है। आप 2 किस्म के निज़ाम कैसे बनाएंगे? वो इंटरनेट पे कैसे वोटिंग करेंगे? आप 2 निज़ाम बनाएगा। अगर इंटरनेट का वोटिंग आप कर रहे हैं तो फिर मुझे भी राइट दें कि मेरे कराची में जो लोग हैं वहां कराची से वोट कर लें, जो पेशावर में पेशावर से मुझे वोट दे लें, फिर लाएं इंटरनेट का निज़ाम। सर दुनिया में आप जानते हैं कितने मुल्कों में ओवरसीज को वोटिंग का राइट है? कितने मुल्क की काम करते हैं? उस निज़ाम को भी चेक कर लें। इसी तरह सर नहीं, मैं बात यार किधर है वो? उस निज़ाम को चेक कर लें ना। मैं अमेरिका का यहाँ वोटिंग में देखी है ना, एम्बेसी जाके वोट डालना पड़ता है। हाँ जी, इंटरनेट पे भी बहुत से ममालिक में। तो आप, मैं यही पूछ रहा हूँ, इंटरनेट पे नहीं ये जो मियां साहब और मरियम नवाज साहब कहते होते 2012 में, आप 2 किस्म के निजाम वोटिंग के नहीं कर सकते। मैं माजरत चाहता हूं। यहाँ पे भी बैलेट, पोस्टल बैलेट होता जी। पोस्टल बैलेट और चीज है, पोस्टल बैलेट आज भी है, वो भी मजबूरी के तहत है। मैं नौकरी कर रहा हूँ, दूर हूँ, पोस्टल बैलेट है, वो फ्रैक्शन ऑफ % होता है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट टोटल, थोड़ी है इसमें। जी, ये आप 1 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं। 125 ममालिक अलाउ करते हैं सर ओवरसीज वोटर्स। सर उसकी मोडेलिटीज देख लेना, उसका तरीकाकार क्या है, और वहां पे वोट चोरी नहीं होता। यहां पे 1 करोड़ वोटर जो है वो बाहर हो सकता है। सर अगर आप इजाजत दें, उसमें बहुत से तरीके हैं। उन्होंने प्रॉक्सी वोट्स का, ई वोटिंग है, इंटरनेट वोटिंग अलाउ किया हुआ उन्होंने, एम्बेसी जाके वोटिंग। तो ये बहुत सारे ममालिक में, इंक्लूडिंग इंडिया एंड साउथ कोरिया हमारे यहाँ पर। यही कह रहा हूँ ना कि इस मामले को डिबेट करके, स्टडी करके, परफेक्ट करके पास किया जाता है। इलेक्टोरल लॉज कभी एक हुकूमत नहीं बना सकती, कल एक आएगी बदल देगी, फिर आप क्या करेंगे? कंसेंसस से होते हैं। हमने इस इलेक्शन में तो उन्होंने कर दिया, अगर वो अलाउ कर दें कि ये इलेक्शन नहीं होंगे, आप देख लें। इलेक्शन ही नहीं होंगे या इस तरह नहीं होंगे? ये इलेक्शन इस निजाम पे नहीं हो सकती। आपका ख्याल इलेक्शन कमीशन इनकार कर देगा? जी, इलेक्शन कमीशन कर नहीं सकता, फिजिकली तो सकता नहीं कर सकता, माजरत से नहीं कर सकता। मतलब वो ना करे, आप कर लेना, आप कर। मैं सिर्फ इतना, आप तमाशा देख लें सर जी। मैं गुजारिश ही करूंगा कि मुल्क में तमाशे मत लगाएं। चले, मैंने आपकी ईवीएम मान ली। आपका मुल्क इलेक्शन पे टूटा था। इलेक्शन बड़ा सीरियस मामला है, इसको खेल मत समझिए। हमने खेल समझ लिया है। आज आपके मसाइल का तमाम जड़ इलेक्शन की चोरी की वजह से। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ईवीएम के ऊपर तो सर मुझे समझ में आती है, जो उन्होंने 30 उसमें से 5-7 ठीक है, उस तक गए, हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, टेस्टिंग नहीं है, इतना स्टाफ नहीं है, मशीनों को टेस्ट करने का कोई तरीका नहीं। वो कहें यार ईवीएम इस साल हम फेजिंग करेंगे, थोड़े छोटे इलेक्शन कराते हैं, बड़े इलेक्शन बाद में देखें, मुमकिन।
लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं ओवरसीज को वोट का हक दें, और उसके लिए ओवरसीज को तरीकाकार वोट का हक है। नहीं, लेकिन आप एम्बेसी जाकर इंटरनेट वोटिंग के जरिए, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेट वोटिंग हो सकती है। इंटरनेट वोटिंग अगर आपने करनी है तो वो सिस्टम बनाएं, वो मुझे भी दें। मेरा हक आप क्यों ले रहे हैं? मैं कराची में हूं, मैं मरी आऊंगा 40,000 रुपया खर्च करके एक वोट डालने के लिए, मुझे भी हक दे फिर कराची में कि मैं भी वोट डाल सकूं। लेकिन ये जो बाहर के मुल्कों का, मैंने आपको बताया कि बहुत से ममालिक में एक जो स्टडी ये कहती है कि 125 स्टेट्स और टेरिटरीज अलाउ पीपल लिविंग अब्रॉड टू पार्टिसिपेट इन लेजिस्लेटिव इलेक्शंस, 88 अलाउ पार्टिसिपेशन इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, 24 पार्टिसिपेशन बियॉन्ड देयर बॉर्डर्स, 73 कंट्रीज टेरिटरीज अलाउ सिटीजन ओवरसीज टू पार्टिसिपेट इन रेफरेंडम्स। ये सारा किसी ना किसी तरीका का हम भी अलाउ कर रहे हैं, हम भी अलाउ करते हैं। यहाँ आए, आके वोट डालें, आपको वोट डालने नहीं, फिजिकली आप कहते हैं वो तो खैर फिजिकल आके वोट डालना ना। नहीं, जो फिजिकल वोट राइट तो है ना। देखिए इसमें और भी क्वेश्चन ना, वो फिजिकल नहीं कहते, वो कहते हैं आप बाहर से भी वोट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें और भी क्वेश्चन हैं। आपकी पॉपुलेशन की आधी जो ओवरसीज पॉपुलेशन है, जो हकीकी मानों में पाकिस्तानी शहरी हैं, किसी और मुल्क के शहरी नहीं है और ओवरसीज हैं, वो उन स्टेट्स में है जहां इलेक्शन नहीं होते। ठीक है, जिसमें सऊदी अरब है, जिसमें यूएई है, जिसमें कतर है, जिसमें कुवैत है और ओमान है। ये वो लोग हैं जो किसी डुअल नेशनल नहीं है। फिर आपके लोग हैं यूरोप में, यूके में और यूएसए में, कनाडा में। अब ये लोग वो हैं जो जनरली डुअल नेशनल्स हैं। अब वहां पे डुअल नेशनल का हर एक का अपना ओथ फर्क है। मसलन यूएसए में ओथ है, अगर आप वो पढ़े तो वो आपको पाबंद करता है कि आप किसी दूसरे मुल्क के वफादार नहीं हो सकते। ठीक, क्या वोट का हक देना है वहां आपने? ये बहस करनी चाहिए थी ना। नहीं, मैं बहस हुई नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं ना। तो बहस करते नहीं ना कोई। जी, बहस पार्लिमानी की। लेकिन मियां साहब, जो मरियम बीबी जो 2012 में ट्वीट्स कर रहे थे आप सारे, PMLN चीफ नवाज शरीफ advocates voting rights for overseas Pakistan, जी बिल्कुल, saying these are the people who have served Pakistan with their blood and sweat. जी मैं आज भी कहता हूं, आपने अगर जी सर, अगर आपने हकीकी मानों में रिप्रेजेंटेशन देनी है ना ओवरसीज पाकिस्तानीज को, उनको अपनी सीटें दे दें। उनको 5 आप यहाँ सीटों की बात थोड़ी कर रहे हैं, आप राइट फॉर वोट की बात कर रहे हैं। राइट ऑफ वोट है ना, तो वो अपनी सीटें मिल जाएंगी, अपने नुमाइंदे बनाएंगे जो उनके हकूक की बात करेंगे। यहां जो आदमी 50 साल से मैनचेस्टर में रह रहा है, वो मेरे हल्के में, उसको क्या वोट डाल के क्या उसको फायदा मिलेगा या मुझे क्या फायदा मिलेगा? ठीक, तो आप कह रहे हैं कि उनकी सीटें हो ताकि सिर्फ वो ओवरसीज को रिप्रेजेंट करें। मैं कह रहा हूं ये भी एक तरीका है। ठीक, ये भी एक तरीका है, लेकिन इसके बड़े और से सवालात हैं जो आपको करने पड़ेंगे। सर, एक चीज बार बार पीपल्स पार्टी अब पॉइंट आउट कर रही है, आपने बाप पार्टी से वोट लेने पर शोकॉज दिया था पीपल्स पार्टी को, आपको याद है? नहीं, मैंने इस पर नहीं दिया। बाप के वोट पे ही दिया ना सर, जो नहीं, गिलानी साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बने। नहीं, फिर इसलिए दिया था, एक फैसला हुआ था पीडीएम का, उस फैसले को तोड़ा गया। कौन सा? कि जो लीडर ऑफ द यानी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार गिलानी साहब होंगे, PMLN देगी लीडर ऑफ द अपोजिशन और डिप्टी चेयरमैन JUI। सर, आप लोग बार बार ताने मारते रहे इस बात पे कि बाप का वोट लेकर, बाप का वोट लेकर, किसी को ताना नहीं दिया। आपने नहीं, मौलाना फजल रहमान, मरियम नवाज, पूरी पार्टी, पूरा का पूरा PDM यही तो ताना मारती रही। वो आप ताने आप सुनाते हैं ना, हम तो आप देते हैं तो मैं सुनाता हूं, मैं घर थोड़ी से आप कहते हैं। वो ये कह रहे हैं, ये जो सारा मामला हुआ था ये इस वजह से हुआ था कि उन्होंने वो फैसला तोड़कर और बाप पार्टी से वोट लेकर बन गए थे लीडर। आपका ये था, आपका उस वक्त जो तारड़ साहब सेनेट में थे, उन्होंने कहा हमारा राइट बनता है। जी बिल्कुल, हमारा राइट नहीं है क्योंकि नंबर आपके पास हमारा नहीं, बिल्कुल राइट तो इसी वजह से है ना। राइट को एक तरफ रख देना। एक फैसला हुआ था, वो फैसला मेरे घर में बैठकर हुआ था, दुआए खैर हुई थी। सो बाप का वोट लेना आपके लिए कोई मसला नहीं है? जी, बाप से वोट लेना प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, बाप से ले, मां से ले, दादे से ले, वो आपकी मर्जी है, जिसे मर्जी ले, लेकिन एक फैसले तो ना तोड़े ना, जो इत्तेहाद इत्माद की बुनियाद पे होते हैं। जब आप इत्माद तोड़ देंगे, एक फैसला बैठ के सबने किया है, मैं उठ के कल जाके उस फैसले को तोड़ दूं और फैसला भी इस भोंडे तरीके से तोड़ूं कि गवर्नमेंट के बेंच से, हुकूमती बेंच के लोग उठाकर अपोजिशन में बिठाकर और कहूं जी मेरी अक्सरियत हो गई है और मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन बन जाऊं,
तो जेयूआई ने जो बलोचिस्तान असेंबली तोड़ी है हुकूमती लोगों के साथ मिलकर, वो ठीक है जी? वो पहले से वहां पर असेंबली का हिस्सा थे, वो सब उनकी अपनी प्रोविंशियल सियासत है, वहां पर मौजूद है। सो सियासी प्रोविंस में जो मर्जी करें लोग जी, अगर उससे निकलना चाहते निकल जाए। हमने पीडीएम ने कभी किसी को पाबंद नहीं किया कि अगर आप किसी हुकूमत में हैं, वो मुकामी सियासत है, पहले से थे, पीडीएम बनने से पहले से मौजूद थे, वो हैं, ऑपोजिशन में थे ना जी, लेकिन हुकूमत के साथ मिले, हुकूमत का भी हिस्सा, बाप के वोटों के साथ हुकूमत का भी हिस्सा रहे हैं, हुकूमत का भी हिस्सा। लेकिन छोड़ा था ना, अभी तो ऑपोजिशन में बैठे थे ना सर, जब ये ऑपोजिशन में भी थे, हुकूमत में भी थे। वो मुझे लगता है मौलाना साहब को डिफेंड करना चाहते हैं और पीपल्स पार्टी को रेगेदना चाहते हैं। नहीं, अगर पीपल्स पार्टी के साथ फैसला हुआ होता कि वहां नहीं बैठेंगे हुकूमत में और बैठ गए, तो यकीनन उनसे भी पूछा जा सकता था। इन्होंने अनाउंस किया था पहले हुकूमत में, एक फैसला हुआ, बुलेदी साहब ने कहा था कि हम हुकूमत का हिस्सा बनेंगे। किसने? बुलेदी साहब ने, लेकिन वो नहीं बने आखिर में। मुझे एक ब्रेक दे दें, एक ब्रेक लें। ब्रेक के बाद खालिद साहब ने कहा कि जिस वक्त था, ये सुन लें, मैं जरा आपका कमेंट इस पर चाहूंगा, अदम एतमाद बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, सियासत में मौका वक्त पर हासिल कर लेना चाहिए, वरना स्टेशन पर ट्रेन ज्यादा नहीं रुकती है। जरा सुने क्या कहते हैं। आप कहते हैं कि वोट अब कॉन्फ्रेंस आना चाहिए, उड़ाना चाहिए पंजाब गवर्नमेंट को, आना चाहिए और फिर इस्लामाबाद में, बल्कि बहुत पहले आ जाना चाहिए। पॉलिटिक्स में जो अपॉर्चुनिटीज जो है ना, वो टाइमली अवेल कर लेनी चाहिए, उनको मिस नहीं करना चाहिए। हो सकता है उस प्लेटफॉर्म पे दोबारा ट्रेन ही ना आए। सर ट्रेन आई थी, ट्रेन आई हुई है, क्या अवेल करना चाहिए? खालिद साहब तो कहते हैं बहुत पहले, ब्रेक के बाद इससे बहुत पहले आपको ये फैसला कर लेना चाहिए था। ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। खालिद साहब कहते हैं आपको अदम एतमाद लेनी चाहिए थी। देखिए, अदम एतमाद की मौके, हर आदमी अपनी फीलिंग होती है, आज मौका है ही नहीं। मेरी नज़र में इस वक्त अगर मौका कहीं पे है अदम एतमाद को टेस्ट करने का, वो आपके सेनेट में है, जहां अभी आपके 51 सेनेटर्स ने वोट दिए आपके साथ। सो दैट्स ओनली वे। पंजाब नहीं, पंजाब को भी ट्राई कर लें, बट पंजाब एक बड़ी गेम है, और मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक निज़ाम आइन के मुताबिक नहीं होगा, प्रोटेक्शन नहीं है ना। असेंबली में आपने इतने बंदे प्रोड्यूस करने एक दिन पर, दिन का तयन भी स्पीकर करता है। वो कहेगा जैसे जी अगले जुमे को आप 180 या 200 बंदे ले आए, 10 आदमी को पंजाब पुलिस ले जाएगी, 20 को नैब ले जाएगी, कोई रेंजर ले जाएंगे, कोई FIA ले जाएगी, कहां से बंदे आएंगे? किसी का टायर पंचर हो जाएगा, सब कुछ होता है। अच्छा, सो आपको लगता है कि इसकी वजह से नहीं, मैं देखिए, जो जहां निजाम आइन के मुताबिक ही ना हो, वहां पर आप आईनी अमल ला सकते हैं। ठीक हो गया। खालिद साहब ने एक और बात की, उन्होंने कहा EVM इमरान खान के जरिए तो लाई जा रही है, लेकिन उसके लिए नहीं लाई जा रही है। ट्वीट किया खालिद साहब ने, इसका मतलब मुझे समझा देना। ये ख्वाजा भी बताएंगे, गहरी बात है। आपको इस बात की गहराई समझ आ रही है? मुझे बहुत सी बातों की समझ आती है और ख्वाजा साहब जो कह रहे हैं वो हकीकत से दूर नहीं है। यानी वो जो कोई और सिलेक्टेड तैयार हो रहा? मैं यही कह रहा हूँ ना, ये अगर हम ये तमाशे करते रहेंगे, इसीलिए मैं EVM की सबसे बड़ी मुखालफत मेरी EVM से ये है कि आप इलेक्शन चोरी कर लेंगे जिस तरह RTS ने किया, और सबूत कोई नहीं होगा। हमने क्या किया, मशीन से तो यही निकले हैं जी। आखिर में सर राणा साहब ने कहा कि बहुत सारे PTI वाले इस वोट में भी जो कल हुआ आपके साथ राब्ते में थे, बात दुरुस्त है? राणा सनाउल्लाह जी बिल्कुल थे। कितने? इत्तेहादियों के अलावा जी 22 लोग, इत्तेहादी भी, जिनका मैं वाकिफ हूँ। और फिर क्यों? ये तो हुकूमत गिराने का बड़ा सुनहरी मौका था आपके पास। जी, फिर आप अगला सवाल करें ना, फिर क्यों नहीं हुआ? ये आमिर लियाकत साहब ने जवाब दे दिया है। उन्होंने तो उसका तफसील भी बता दी, वो आपके मुताबिक नहीं है, लेकिन वाकई में आपका ख्याल है कि कोतों ने उनको? मेरा ख्याल नहीं है, मुझे पता है। ठीक, मेरा वक्त कम है, वरना इस पे मजीद बात। बहुत शुक्रिया शाहिद खान भाई साहब। नाज़रीन, गुफ्तगू आपको सुनी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर,
ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।